नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज बजाज फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर। काफी टाइम से स्टॉक चल नहीं रहा, क्या जियो इसको खा जाएगा? जियो फाइनेंस से क्या इतनी बड़ी टक्कर मिलने वाली है कि बजाज फाइनेंस खत्म हो जाएगा या बजाज फाइनेंस डूब जाएगा क्या जियो फाइनेंस की वजह से? वो भी हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट पार्ट में, और ये भी देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है और कंपनी के टेक्निकल्स आज की डेट में क्या बोलते हैं, किसके लिए ये सही है, किसके लिए नहीं है, सारी चीज का डिस्कशन होगा। याद दिलाना चाहता हूं, आज से अक्टूबर मंथ में, करीब 5-6 महीने पहले अक्टूबर मंथ में ये वाला वीडियो अपलोड किया था, जहां हमने बात करी थी क्या बजाज फाइनेंस 10,000 जाएगा या फिर बजाज फाइनेंस यहां से काफी नीचे आ सकता है। वो सारी डिस्कशन भी हमने किया था। उसमें एक इंपॉर्टेंट लेवल हमने डिस्कस किया था 7500 का, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं चार्ट में। यहां पे 7500 का ये इंपॉर्टेंट लेवल था, इसके नीचे आता है। अक्टूबर में हमने बात करी थी कि फिर इसका 10,000 जाने का जो मोमेंटम है वो खत्म हो जाएगा एक बार का, और स्टॉक नीचे आ सकता है। और अगर 6800 का एक सपोर्ट जो है वो तोड़ा, जहां से एक बार ये सपोर्ट लेके देखिए यहां ऊपर भी गया था, अगर ये टूटा तो इसके बाद इसके लिए ज्यादा बड़ी दिक्कत खड़ी होती हुई दिखेगी, और स्टॉक का मोमेंटम 7500 के नीचे ही टूट चुका है। आज की डेट में सिचुएशंस क्या है, क्या अभी इसको देखा जा सकता है? कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात जिन पे आपके क्वेश्चन हो। किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई कमेंट करना चाहते हैं, नाम बताइए, अगला वीडियो आपको उससे रिलेटेड मिलने की संभावना ज्यादा से ज्यादा रहेगी, और जल्दी से जल्दी कोशिश होगी आपके स्टॉक पे वीडियो आ जाए। साथ में जो भी डिस्कशन हो उसे अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करना ना भूलें। अगर एडवाइजर नहीं है तो अपने दिमाग से काम ले और फिर ही कोई निर्णय ले, क्योंकि यहां पर इस चीज का ध्यान रखिए, मार्केट में आपके हाथ में रिस्क रिवॉर्ड खुद के पास ही होता है, कोई दूसरा आपके रिस्क रिवॉर्ड को नहीं समझ सकता। बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। सबसे पहले इसके बेसिक लेवल डाटा को आप समझ लीजिए। ये इसका बेसिक लेवल डाटा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अभी करीब 6200 के आसपास स्टॉक जो वो चल रहा है। पिछले कई सालों से स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं रही है, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं यहां पर कि स्टॉक ने किस तरह से डाउन साइड दिखाई है, रिसेंट में स्टॉक अपने हाई से 25% डाउन हो चुका है। इससे पहले 35% अपने हाई से गिरा था। उससे पहले भी 25% का एक करेक्शन दिया था स्टॉक ने। कोविड के अंदर 60% से ज्यादा स्टॉक करेक्ट हुआ था। उससे पहले 20% और उसके पहले भी 36%, यानी 25 से 36% का एक नॉर्मल करेक्शन जो वो स्टॉक करता रहता है। उस टाइम पे जो इस स्टॉक को लेता है उसने अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं, ऐसा पास्ट परफॉर्मेंस से पता लगता है। लेकिन क्या इस बार भी वैसा ही होगा, वो चीजें एनालाइज करना जरूरी है। लेकिन चलिए सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि कंपनी में हमें करना क्या है। वीडियो में आगे चलने से पहले बात करते हैं एम स्टॉक बाय मिराई एसेट। मिराई एसेट का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा काम भी मिराई एसेट का रहा है। इन्होंने जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसे काफी समय हो चुका। एम स्टॉक नाम है, जहां पे आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी अपनी इंडस्ट्री में लोवेस्ट उसका फायदा ले सकते हो। सिर्फ 6.99 पे स्टॉक फ्यूचर ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर सकते हो जीरो ब्रोकरेज पे। करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड और आईपीओ में भी काम कर सकते हो जीरो ब्रोकरेज चार्जेस देकर। साथ में अगर आप यहां पे देखें, जीरो ब्रोकरेज एंड नो हिडन चार्जेस फॉर लाइफ, यानी फ्री इंट्राडे, फ्री डिलीवरी, फ्री एफएनओ, और ये सारी चीजें आपको फ्री है विदाउट एनी ऑर्डर लिमिट, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस एंड विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। ये ऑफर कर रहे हैं हमें एम स्टॉक बाय मिराई एसेट। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, टर्नओवर कंपनी का रहा है बहुत अच्छा। एमटीएफ बुक और ट्रेड्स यहां पे 8.5 लाख से ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं। 145 करोड़ की ब्रोकरेज उन्होंने सेव करी। 4 स्टार ऐप की रेटिंग है, और यहां पर रिटेल होल्डिंग भी आपके सामने चल रही है। बात कर लीजिए अगर प्राइसिंग की, तो यहां पे जीरो ब्रोकरेज तो है ही लाइफ टाइम के लिए। साथ में ध्यान रखिए यहां पे 999 रुपीज देकर आप जीरो ब्रोकरेज कर सकते हैं डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी, सब चीजों के लिए। तो ये जो 999 का इनका प्लान है वो काफी अट्रैक्टिव है। सिर्फ एक बार 999 रुपीज देकर आप अपने ऑल चार्जेस को जीरो कर सकते हैं। हालांकि इनके अदर प्लान्स भी है, उनको भी अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बट ये सबसे फेमस प्लान है, दैट इज 999 रुपीज का, जो एक बार आपको पे करना है और उसके बाद में अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट आपका ब्रोकरेज हो जाता है जीरो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब हमारे सामने चल रहे हैं बजाज फाइनेंस के फंडामेंटल्स, इसको डिस्कस करेंगे। फिर इसका जियो फाइनेंस के साथ हम समझेंगे क्या हो सकता है। बीच बीच में मैं डिस्कस करता रहूंगा, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। बेसिक लेवल डाटा से शुरू करते हैं, इन डेप्थ फंडामेंटल पे हम नहीं जा रहे हैं। बेसिक लेवल में समझो 3,84,000 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी लगभग 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप कंपनी की है। 27 के पी पे स्टॉक अभी अवेलेबल है। आरओसी कंपनी का अच्छा है, आरओई तो बहुत अच्छा कहा जाएगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग कंपनी की ठीक ठाक है, लेकिन प्रमोटर्स ने कुछ होल्डिंग अपनी बेची है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। इसे हमें समझना होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न के टाइम पे। बात करते हैं डेट टू इक्विटी की, तो वो 4 के आसपास है, जो कि फाइनेंस कंपनी के लिए होता है। और एनबीएफसी खाली बजाज फाइनेंस डाउन नहीं है, बहुत सी कंपनियां हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। अनप्लेज है होल्डिंग, प्रॉफिट की ग्रोथ ठीक ठाक रही है, बहुत अच्छी कही जाएगी। मार्केट कैपिटल ठीक ठाक है। पीजी रेशियो हमें अंडर वैल्यूएशन की निशानियां देता हुआ नजर आ रहा है। फ्री कैश फ्लो, फाइनेंस बिजनेस है तो माइनस के अंदर ज्यादा रहता है। यहां पे रिटर्न अगर बात कर ले इस कंपनी के, तो देखिए पिछले 10 सालों में 44% के सीएजीआर टर्म्स में और 5 सालों में 18% सीएजीआर टर्म्स में रिटर्न दिए हैं।
इंडस्ट्री की पी के साथ कंपेयर करो तो यहाँ पे 21 पे आसपास नजर आता है। लेकिन क्या ये सही होगा कि बजाज फाइनेंस 27 की पी पे और इंडस्ट्री इतने पे, और बजाज के लिए क्या ये जस्टिफाइड है? उसका जवाब हमें आगे मिल जाएगा। इससे देखिए, ये बजाज फाइनेंस के 10 सालों के प्राइस टू अर्निंग के डाटा है, ये 10 इयर्स की अर्निंग है, उसके डाटा है 46-47 के आसपास की एवरेज रही है इसकी पी रही है। अगर हम देखें कोविड के आसपास स्टॉक का पी जो गया था वो 20 के आसपास गया था और अब 27 रुपए पे है, जो कि पिछले 4 सालों में लोवेस्ट पे आपको मिल रहा है। 4 सालों में क्या, 10 साल के लोवेस्ट पी पे स्टॉक आपको अवेलेबल है। 46 का एवरेज है, 27 पे भी स्टॉक अवेलेबल है। इसका यही मतलब हो सकता है कि या तो स्टॉक की अर्निंग खराब आएगी तो पी अपने आप जंप कर जाएगा, या तो ये होगा आने वाले टाइम में जो आपको और मुझे नहीं पता, बड़े प्लेयर्स को पता है, या फिर यहां पर एक मौका है कि जिसको पैसा लगाना है वो लगा के बैठ सकता है। दो इसका सिचुएशन हो सकती है, उसे हमें आगे और समझना है। इतना समझ लीजिए, स्टॉक अगर 100 और 110 की पी पे गया था तब स्टॉक सबको अच्छा लग रहा था, तब तो सबके लिए वो बाय बन जाता है। लेकिन वही स्टॉक जब 20-30 की पी पे अवेलेबल हो गया करेक्शन के बाद में, तो वो स्टॉक बुरा लगने लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि नीचे आएगा तो हमेशा खराब खबरों के साथ ही आएगा, कभी भी अच्छी खबर के साथ स्टॉक नीचे नहीं आते हैं। अच्छे भाव आएंगे वो बुरे समय में ही आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं स्टॉक में कंपनी का। यहां पर बिजनेस को देखिए, यहां पर बिजनेस कैसा रहा है। दिसंबर 2020 का डाटा देखिए, प्रॉफिट्स देखिए, ईपीएस देखिए, ये आपको पता है। दिसंबर 21 का देखिए, प्रॉफिट देखिए, ईपीएस देखिए, जबरदस्त ग्रोथ रही। दिसंबर 22 का देखिए, सेल्स, प्रॉफिट, ईपीएस जबरदस्त है। दिसंबर 23 का देखिए, जो हमारे पास डाटा है, प्रॉफिट एंड ईपीएस जबरदस्त है। अब ये आपको पता चल गया कंपनी की ग्रोथ नहीं रुक रही। अगर आप ये भी देखना चाहें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स भी देखो, कंपनी की बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन्स में अगर बात करें तो कंपनी अपने मार्जिन्स को मेंटेन करे जा रही है, कोई खराब चीज नहीं नजर आती। प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट्स में मुझे कहीं डाउनसाइड नजर नहीं आ रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स भी एज इट इज हैं। फिर क्या जियो फाइनेंस के डर से बजाज फाइनेंस नहीं चल रहा है, या कुछ और बातें भी हैं? डिस्कस करेंगे आगे, जब चार्ट पे बात करेंगे तब समझाऊंगा वो चीजें, आपको प्रॉपर लर्निंग दूंगा उस चीज की। ये आप देखिए, ईपीएस के अंदर भी कोई दिक्कत नजर नहीं आती, कंपनी अपने ईपीएस को बढ़ाए जा रही है, यानी वैल्यूएशन इसके सस्ते होते जा रहे हैं। तो फिर क्या दिक्कत है कि स्टॉक क्यों नहीं चल रहा? आगे समझेंगे। फंडामेंटली तो कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। अगर हम ईयरली पीएनएल की बात करें तो देखिए, इतना अब जो प्रॉफिट आप देख रहे हो 2019 का, पूरे ईयर का जो प्रॉफिट है वो अभी एक क्वार्टर में आ रहा है, और स्टॉक का ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट देखो 13,000 करोड़ से ऊपर का नजर आता है। अगर यहां पे आप ईपीएस देखेंगे 226 रुपए का ईपीएस है, यानी 6,000 रुपए का शेयर है, 226 रुपए उसका ईपीएस है। ये आप खुद समझ लीजिए कि क्या चीज है, मुझे इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। यही शेयर 2020 में 5,000 रुपए था, तब 87 का ईपीएस था। यही शेयर 2021 में 6,000 रुपए का था, तब 73 का ईपीएस था। यही शेयर 6,000 रुपए पे था, तब 116 का भी ईपीएस रहा है, और इसका ईपीएस अब 226 रुपए से ऊपर का हो चुका है। ये डाटा आपको समझने होंगे। सेल्स की बात कर लीजिए, सेल्स में कहीं पे दिक्कत नजर नहीं आती। जो इसकी ईयरली सेल्स थी ये वाली 2018 में, वो आज क्वार्टरली सेल्स हो चुकी है, यानी पिछले 6 साल में कंपनी की ग्रोथ क्या रही है आप अनुमान लगा के देख सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ इसने रखी कैसे है। सेल्स ग्रोथ देखिए 10 साल, 5 साल, 3 साल गजब रही है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ भी गजब है, तो कहीं से कोई दिक्कत नजर नहीं आती। आगे बात करते हैं स्टॉक प्राइस सीएजीआर। स्टॉक प्राइस सीएजीआर में ये बढ़िया था, ये बढ़िया था। पिछले 3 साल से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, जो आपको दिख रहा है। अब कई लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उनके पास क्या जवाब होगा कि ये स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। मैं बताता हूं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी परफॉर्मेंस बहुत आई थी, 100 की पी मिली थी आपको। अब ये होना ही है, ये टाइम पास कर रहा है, और टाइम पास करना जरूरी भी है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए गजब है, खराब नहीं है। इवन लास्ट ईयर में रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ी है कंपनी की। तो खाली फंडामेंटल देख के भी कुछ नहीं होता है, बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग का डाटा देखिए, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है कुछ कम करी है। यहाँ पे देखिए इन्होंने माइनस करी है। एफआईआईज ने क्या करा, प्लस करी। डीआईआईज ने क्या करा, प्लस करी। और यहाँ पर पब्लिक ने क्या करा, पब्लिक ने माइनस करी। एफआईआई डीआई दोनों प्लस कर रहे हैं होल्डिंग को, पब्लिक की माइनस हो रही है, प्रमोटर्स ने बेची है। अब प्रमोटर्स ने क्यों बेची है मैं इतनी इन डेप्थ एनालिसिस में नहीं जाना चाहता। मेरे पोर्टफोलियो में 100 कंपनियां हैं, किस किस को मैं नजर रख सकता हूं भाई कि इसने प्रमोटर ने ये क्या किया, वो क्या किया। मुझे एक फॉर्मूला बनाना होगा कि मुझे इस फॉर्मूले से सेटअप से इन कंपनियों को रखना है या फिर नहीं रखना, जब तक कोई बड़े फंडामेंटल इश्यूज नहीं आते। प्रमोटर ने किस लिए बेची है मुझे बिल्कुल भी बहस में इसमें नहीं पड़ना कि उन्होंने क्यों बेचा क्यों नहीं। बस इतना पता है कि बड़ी होल्डिंग किनके पास है, वो होल्डिंग इनके पास ही गई है। तो 90% होल्डिंग अभी भी बिग प्लेयर के पास है, और 10% जो है वो सिर्फ पब्लिक से या फिर स्मॉल ग्रुप से बिलोंग करती है। तो मेरे हिसाब से टेंशन उनको ज्यादा होगी जो 90% माल लेके बैठे हैं, बजाय कि इनके की जो 10% है जिनको ये डर लगा रहता है कि हमें ट्रैप किया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, इस चीज को समझिएगा। आगे बात करते हैं, अगर आगे का डाटा हम देखना चाहें चार्ट पे, तो चार्ट पे चर्चा करेंगे, जहां सबसे पहले बात करते हैं कि जियो फाइनेंस और बजाज फाइनेंस को कंपेयर किया जा सकता है क्या। सबसे पहले डिस्कशन उस पे करते हैं।
तो अब आ गए हम चार्ट पे, बात करते हैं जियो वर्सेस बजाज की, उसके बाद हम चार्ट पे चर्चा करेंगे और बजाज फाइनेंस कब चलेगा उसका मैं एक आपको अनुमान जो है जितना मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले समझिए बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंस का कंपैरिजन सही है क्या? सबसे पहले समझो, जियो फाइनेंस का भी फिलहाल कोई बिजनेस है नहीं, एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस यहां पे नजर आता नहीं है, हालांकि हो सकता है फ्यूचर में। बजाज फाइनेंस का एक एस्टेब्लिश बिजनेस है जो कि बिजनेस कर रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। जियो फाइनेंस की मार्केट कैप भी लगभग 2 लाख 3 लाख करोड़ की है, बजाज फाइनेंस की मार्केट कैप लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास की है। तो क्या जियो फाइनेंस बजाज फाइनेंस को इतनी आसानी से बीट कर देगा सिर्फ इस चीज पे कि वो बिजनेस करने वाला है, जबकि अभी तक कुछ किया नहीं है? उस चीज को समझो। जियो फाइनेंस भी खराब नहीं है, उसकी चीज अलग हो गई है, ध्यान रखिएगा। यहां पर ये होप के ऊपर है कि डाटा है, ये है वो है, और ये रियलिटी में है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है इसके पास जो इसके सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, जो इसकी हर एक तरह की कमाई के लिए अपने आप को मतलब मेक श्योर कर रहे हैं कि कमाई होगी बजाज फाइनेंस की। तो यहां पर एग्जिस्टिंग है, एस्टेब्लिश बिजनेस है, यहां पे भी होप है कि कंपनी के पास डाटा है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हालांकि हो सकता है, वो अलग चीज है, लेकिन वो बजाज फाइनेंस को टक्कर देगा नहीं देगा वो अभी आपको और बताऊंगा। फिलहाल की डेट में तो नहीं दे रहा है, ये ध्यान रखिएगा। कंपटीशन, इसको जियो को एंट्री करते ही कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत से प्लेयर्स होंगे। बजाज फाइनेंस जो वो अभी भी कंपटीशन फेस कर रहा है, बहुत सी एनबीएफसीज है उनके साथ कंपटीशन फेस होता है इसका। यहां पर देखिए, यहां पे कंपनी का अभी कोई प्रॉफिट नहीं है जियो फाइनेंस का, यहां पर कंपनी के प्रॉफिट्स भी है, प्लस आने वाले समय में एनबीएफसी में रेट कट होने के मतलब जब इंटरेस्ट रेट कम होंगी तो एनबीएफसी को फायदा मिलेगा, वो रेट कट का बेनिफिट इसको मिलने वाला है, प्रॉफिट और बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर ग्रोथ जो है वो अभी तक ग्राउंड पे जो है वो रियलिटी नहीं है, ये ग्राउंड पे रियलिटी नहीं है, और यहां पे ग्राउंड पे स्ट्रेंथ है कंपनी की, ग्राउंड पे इस कंपनी का बेस दिखेगा आपको। एक चीज और समझाना चाहता हूं, चलिए यहां पर आते हैं। अभी रिसेंट में समझिए, कोई कंपनी है और यहां पे समझो, यहां पे हम बात करते हैं उसके मार्केट साइज की। कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है उसके मार्केट साइज की, कोई भी इंडस्ट्री है, मान लीजिए वो भी 100 रुपए की इंडस्ट्री है, 100 रुपए की इंडस्ट्री है, फ्यूचर में वो हमें लगता है कि वो 1000 रुपए की इंडस्ट्री हो जाएगी। अभी इस इंडस्ट्री में मानिए जैसे 5 प्लेयर या 7 प्लेयर है, चलिए 7 प्लेयर्स हैं, यहां पे हम बात करते हैं 7 प्लेयर्स हैं, उनके अंदर ये जो डिवाइडेड है। अब यहां पे मानिए फ्यूचर में 10 प्लेयर्स हो जाते हैं, 10 प्लेयर्स हो जाते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर इंडस्ट्री बढ़ रही है, यानी कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री का मार्केट साइज बढ़ रहा है, तो ये जो 3 नए प्लेयर आए हैं ये भी इसमें कमाएंगे, इनका मार्केट शेयर नहीं जाएगा, इनके प्रॉफिट्स पे इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है, यानी उस इंडस्ट्री की अगर ग्रोथ है फ्यूचर में, तो ये प्लेयर भी कमाएगा, वो प्लेयर भी कमाएगा, दोनों कमाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये चीज हो सकती है कि कोई बंदा पहले साल 10 का प्रॉफिट कर रहा था, अगले साल 20 का, अगले साल 30 का, हो सकता है वो 30 की जगह 38, अब अगले साल 40 की जगह वो सीधा 38 का प्रॉफिट करे या फिर थोड़ा और कम करे, लेकिन ये नहीं होने वाला है कि उस कंपनी के प्रॉफिट्स खत्म हो जाएंगे। जो नए प्लेयर्स आएंगे वो भी बेनिफिट लेंगे, जो एग्जिस्टिंग है वो भी बेनिफिट लेते हैं। जब इंडस्ट्री का एज अ होल साइज बढ़ता है, तो ये जो इंडस्ट्री है फाइनेंस वाली, इसका एज अ होल अगर साइज बढ़ेगा इन फ्यूचर, जो कि बढ़ना तय है, तो दोनों प्लेयर्स कमाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिए कि इस एग्जांपल को मैं बार बार दूंगा कि जियो जब टेलीकॉम में आया था तो जियो के बाद एयरटेल ही सिर्फ बचा रहा, उसके अलावा सारे प्लेयर्स खत्म हो गए। तो क्या एयरटेल टिका नहीं? वैसे ही अगर फाइनेंस में हो तो ये चीज आप मान के चलिए, बजाज फाइनेंस स्टे कर सकता है, जहां तक इसके मैनेजमेंट पे मेरा भरोसा है तब तक। बाकी देखो, मैनेजमेंट अगर खुद फ्रॉड कर दे तो अलग ही बात है, फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हालांकि हमारा भरोसा है कि ये परफॉर्म करके निकल के आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली जियो इतनी बड़ी टक्कर देगा कि वो जो है बजाज को खा जाएगा, नहीं होगा। जियो भी ग्रो करेगा, इसका बिजनेस नया मिलेगा, और बजाज भी ग्रो करेगा। ये दोनों चीज ध्यान रखिए, क्योंकि इंडस्ट्री जो बढ़ती है वहां पे दोनों तरह की ग्रोथ आती है। एग्जांपल के लिए आप ये समझिए, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपके घर के पास पहले एक शॉप थी, वो एक शॉप थी और वो साल की 25 लाख की सेल करती थी, वो 25 लाख की सेल करती थी, यहां पे हम बात कर लेते हैं, और प्रॉफिट कमाता था वो बंदा, मान लो यहां पे 7 लाख का, ये 7 लाख का उसने प्रॉफिट कमाया। और उस टाइम पे पॉपुलेशन जो थी वो आपके पास मान लीजिए 1000 लोगों की थी, आपके मोहल्ले में 1000 लोगों की पॉपुलेशन थी। अब आपके मोहल्ले में 2000 लोग हो गए। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत सिंपल एग्जांपल है। अब वहां पर 2 शॉप खुल गई, 2 शॉप ओपन हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, अब 2000 लोग आए तो दोनों में डिवाइड होंगे वो, और ग्रोथ पूरी की पूरी आएगी, ध्यान रखिएगा। इस शॉप का जो डाटा है ये पहली वाली, अब इसकी सेल हो गई 40 लाख और इसने प्रॉफिट कमाया जैसे मान लीजिए ऑलमोस्ट 13 लाख के आसपास फॉर एग्जांपल। और दूसरी जो शॉप है उसने भी मानो सेल अच्छी करी, उसने भी 30 लाख की सेल कर ली या 25 लाख की सेल कर ली जो भी, और उसने भी 7-8 लाख का प्रॉफिट जो वो घर लेके गया। तो दोनों ने ग्रो किया ना, एक ने थोड़ी किया। क्यों? क्योंकि उस इंडस्ट्री में आने वाले समय में लोगों की
डिमांड बढ़ गई है या लोग ज्यादा हो गए हैं, तो ऐसा ही इसमें होने वाला है जो जियो और इसके केस में। देखो मेरी जितनी छोटी सी बुद्धि है उसमें आपको समझाने की कोशिश करी है, बाकी देखो समझ आया तो अच्छा, नहीं आया तो अच्छा। आप लोग पहले से भी इस चीज़ को जानते हो कि कोई भी इंडस्ट्री जब बढ़ती है तो उसमें एज अ होल ग्रोथ आती है, वो होना कंपलसरी होता है। अब बात करते हैं चार्ट पे। शायद मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको वो चीज़ समझा पाऊँ जियो वर्सेस बजाज वाली। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस के चार्ट पे। ये देखिए राइट नाउ ट्रेंड क्या है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रेंड को देख लीजिए। ट्रेंड हो रखा है डाउन ट्रेंड, ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, तो इसको तो कोई नकार नहीं सकता, डाउन ट्रेंड है। अब इस केस में इमीडिएट सपोर्ट क्या हो सकते हैं, 6000 रुपीज पे एक सपोर्ट रहने वाला है, 5600 पे एक सपोर्ट रहने वाला है, उसके बाद में 5200 पे एक सपोर्ट रहने वाला है। तीन क्या है इमीडिएट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस में 6800 पे एक रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ पर 7200 पे एक रेजिस्टेंस रहेगा और 7700 पे एक रेजिस्टेंस रहेगा। ये तीन ऊपर में रेजिस्टेंस है बजाज फाइनेंस के, ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिलहाल ट्रेंड क्या है, फिलहाल डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर फिलहाल कोई इंडिकेशन है कि कंपनी बहुत बड़ी तेजी में जाने वाली है, नहीं है। क्या कोई ऐसे इंडिकेशन है कि यहां से कोई बहुत बड़ी मंदी आने वाली है, वो भी फिलहाल नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भी आपको यह समझना होगा। स्टॉक की वेव्स को देखो, ये फर्स्ट वेव लगी, ध्यान से देखो, ये यहां पर इसकी एक सेकंड वेव लगी, ध्यान से देखो। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर ये देखो इसके ऊपर जाके उसने सस्टेन किया, लोगों को दिखाया कि हाँ यहां ऊपर जाने वाला हूं। तो ध्यान रखिएगा अगर आप फ्रेश ट्रेड लेते हो ब्रेकआउट पे तो एसएल क्लियर होता है। यहां पे हमने भी बताया था कि 7500 के नीचे आए स्टॉक तो समझो कहानी खत्म, और 7500 के नीचे आते यहां पे कहानी खत्म हो गई स्टॉक की, और उसके बाद देखो डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो अब क्या हुआ, स्टॉक ने इस टाइप से किया। अब अगर इस वेव का और इस वेव का लो का जो जोन है, इस जोन में, इस जोन को तोड़ेगा तो और बड़ी दिक्कत क्रिएट होगी। लेकिन क्या ये कंपनी खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। चार्ट पे भी फिलहाल बेरिशनेस है और हो सकता है स्टॉक जो है काफी नीचे भी आए यहां से, बट इस चीज को ध्यान रखिए, ये लार्ज कैप जो स्टॉक होते हैं वो ऐसे ही चलते हैं, और जब वो चलना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे से चलते हैं। फिलहाल इनमें कोई ट्रेंड नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी अपसाइड आने वाली है, और ऐसा भी नहीं होगा बहुत बड़ी मंदी आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ध्यान रखिएगा यहाँ पर म्यूचुअल फंड का पैसा भी आएगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, म्यूचुअल फंड का पैसा भी यहाँ आने वाला है, जिसको आना ही पड़ेगा। साथ में यहाँ पर रिटेल होल्डिंग जो है वो भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, आने वाले समय में क्यों बढ़ सकती है, रीजन ये है, रिटेल होल्डिंग मतलब स्मार्ट प्लेयर्स, वो होल्डिंग वैसे नहीं कि परसेंटेज में, रिटेल होल्डिंग मतलब स्मार्ट प्लेयर्स यहाँ एंट्री करने की सोचेंगे। क्यों, क्योंकि उनको एक फेयर वैल्यू के आसपास बजाज फाइनेंस अवेलेबल होने वाला होगा, और वो इस चीज को देख रहे हैं कि आप 3-4 साल से अटेम्प्ट कर रहे हो इस लेवल के ऊपर जाने का, तो अगर अब यहां से निकले तो अच्छी मूवमेंट बन सकती है। बट डेफिनेटली अपनी अपनी रिस्क के हिसाब से, कोई एसएल के साथ जाएगा, कोई बिना एसएल जाएगा। फिलहाल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ये हमने देख लिया। आगे और बात करते हैं, अभी और चर्चा बाकी है, ध्यान से समझिएगा। अब इसको मंथली चार्ट पे आप देखिएगा ध्यान से, दिस इज द मंथली चार्ट, आप ध्यान से देखिए। इस पे मंथली चार्ट दिख रहा है, स्टॉक जो है वो क्लियर डाउन ट्रेंड के अंदर हमें नजर आ रहा है, क्लियर डाउन ट्रेंड है। और यहां पर भी आपको दिख रहा होगा इस रेंज के आसपास एक बड़ा सपोर्ट जो है स्टॉक के लिए रहने वाला होगा। क्लियर डाउन ट्रेंड स्टॉक में, तो यहां पे हम ये भी देख पा रहे हैं कि पिछले कितने ही सालों से स्टॉक जो कंसोलिडेट करे जा रहा है, टोटल कंसोलिडेशन है। अगर आप प्री कोविड हाईज को यहां पर जो कि लगभग 5000 रुपए पे थे, वहां से यहां तक का अभी जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो बैठे हैं, उनका रिटर्न निकालो, ऑलमोस्ट 22-23% का ही रिटर्न है। कितने साल में, 4 ईयर्स के बाद ये इतना ही रिटर्न है। ये इतना रिटर्न है, नेट रिटर्न बता रहा हूं, ये सीएजीआर रिटर्न नहीं है, ये नेट रिटर्न है 4 साल का। जो प्री कोविड हाई से लेके अभी तक बैठे हैं उनके लिए नेट रिटर्न इतना ही है। किसी ने यहां लिया है वो अलग चीज हो गई, सबने नहीं लिया है ना, सबके पास इस प्राइस से पहले का ही होगा। अगर प्री कोविड का है तो कोविड के बाद वालों को, उनको तो फिलहाल कुछ रिटर्न होगा ही नहीं। अगर इन लेवल्स के ऊपर लिया तो नॉर्मल रिटर्न होंगे, बहुत कम रिटर्न्स होंगे। तो ये भी सच्चाई हमें ध्यान में होनी चाहिए। अभी ट्रेंड इसका भी डाउन ट्रेंड में है, तो किसी टाइप से बुलिश ट्रेंड अभी फिलहाल नहीं दिखता है। लेकिन एक अच्छी चीज ये दिख रही है कि यहां पर स्टॉक ने बार बार अपने आप को संभाला है। पीछे देखो इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन हुआ, फिर ऊपर निकला था, फिर अगर इसी लेवल के आसपास आया स्टॉक तो यहाँ पे फिर से ऊपर निकला, फिर अगेन इसी लेवल के आसपास आया, फिर ऊपर निकला। तो अब की बार इस लेवल के आसपास आता तो हमें देखना चाहिए कि क्या कर सकता है। चलिए एक इंटरेस्टिंग डाटा आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले यहां पर चलते हैं इस कंपनी के अनोदर चार्ट पे। लुक एट दिस, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, इस पे बात करते हैं। लुक एट दिस, ये वीकली चार्ट है बजाज फाइनेंस का। और देखिए मैं ज्यादातर इंडिकेटर कभी भी अपने चार्ट्स पे यूज नहीं करता हूं, बहुत कम रेयर केस में होगा कि मैं किसी इंडिकेटर को यूज कर रहा हूं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है और सिर्फ दिखाने के लिए है कि यहाँ पे संभावनाएं क्या है। ध्यान से समझिए इस चीज को। ये हमारे पास चल रहा है वीकली चार्ट ऑफ बजाज फाइनेंस। नीचे हमने इंडिकेटर लगा रखा है आरएसआई का। आरएसआई इंडिकेटर बहुत से लोग काम लेते हैं बाय सेल के डिसीजन के लिए। मैं कभी भी बाय सेल डिसीजन के लिए उसको काम में नहीं लेता। कभी जनरल ओवरव्यू देखना हो, किसी स्टॉक में बड़ी गिरावट या बड़ी अपसाइड आए तो आप देख सकते हो।
कभी कभार, ये कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो आपको डिसीजन दे देगा, और हो सकता है आपको उसको यूज करना आता हो, मुझे ऐसा यूज करना नहीं आता कि मैं इसमें डिसीजन ले पाऊं। लेकिन ये समझिए स्टॉक के लिए RSI देखिए इन लाइंस के नीचे, मतलब ओवरसोल्ड जोन में कोविड के अंदर गई थी। कोविड के बाद इसने एक बार बीच में अगेन ट्राई किया, जब स्टॉक यहाँ पे आया था, ये आपको दिख रहा होगा, तब यहाँ पे RSI ये हुई, और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए स्टॉक की RSI ये हो गई थी, नीचे आई थी, और अब यहाँ पर देखिए अगेन स्टॉक की RSI जो वो नीचे आ रही है। मतलब ये अपने वीकली चार्ट पे भी ओवरसोल्ड जोन की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, और उसके बाद हर बार इसने बाउंस बैक तो लिया है, इस बार लेगा नहीं लेगा हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता चल रहा है कि ये उस रेंज में आता है जहां पर प्लेयर्स के लिए अक्यूमुलेट करने का चांस बन जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, अक्यूमुलेट करने के चांस तो यहाँ पे बन जाते हैं, हमें पता होगा। और समझिए यहाँ पे भी देखिए, पहले देखिए ये ओवरसोल्ड जोन में ज्यादा चलता था, देखिए स्टॉक जो है 2016, 17, 18, 19, 20 में ओवरसोल्ड जोन में चलता था। अब देखो ये ओवरसोल्ड जोन की जगह ओवरबॉट की जगह ओवरसोल्ड जोन में चला गया। सॉरी, पहले ये स्टॉक जो है वो ओवरबॉट जोन में ज्यादा चलता था, अब जो है ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन की तरफ ज्यादा चल रहा है। ये भी हमें देखना है कि यहां पर स्टॉक उन प्राइसेस के आसपास है जहां पे स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो कोई बेचने की भी सोच रहा है तो इस बात को ध्यान में रखिए कि अभी क्या हो सकता है। आइए आगे बात करते हैं, मंथली चार्ट पे चलते हैं कंपनी के वापस। यहां पर ये मंथली चार्ट है, मैं यहां पे आपके सामने EMA लगाना चाहता हूं। इस EMA की लाइन को आप देखिए, ये EMA लाइन स्टॉक ने क्या किया है उसको समझिए। ये जो स्टॉक है ये 2008 में इस EMA के नीचे आता है, 2008 में इस EMA लाइन के नीचे आया, और उस टाइम पे जिसने लिया पैसा उसी का बना, ये हमें देखने को मिल रहा है कि आगे जाके पैसा उसी का बना। उसके बाद ये स्टॉक जो है EMA लाइन के नीचे कब आया, 2020 में, कोविड के अंदर इस EMA लाइन के नीचे आया, और जिसने वहां पे लगाया उसका भी अच्छा पैसा बना। देन अगेन ये स्टॉक जो है अब इस EMA लाइन के आसपास आता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। मैं तो बिल्कुल नहीं कहता पैसे लगाओ भैया, बिल्कुल मत लगाना, बर्बाद हो जाओगे हमारे कहने से काम कर लिया तो। अपने बुद्धि विवेक से काम करो, अपने एडवाइजर को पूछो कि यहां पर जिसने भी इस प्राइस के आसपास एक्यूमुलेट किया है प्लानिंग के साथ, ऐसा नहीं कि मैंने लगा दिया कल से चल जाएगा, पिताजी की दुकान नहीं है, तो ये सोच कर किया है कि यहां पे मैं एक्यूमुलेट करूंगा और बैठूंगा आने वाले 2-3 साल, उसको क्या रिटर्न मिला है। तो क्या यहां पर भी अगर मिलता है, यानी 5500, 5000, 6000 के आसपास मिलता है, और कोई 2-3 साल बैठता है, तो उसको क्या बहुत जबरदस्त रिटर्न मिलने की संभावना हो सकती है। तो वो हमें समझना होगा, अपने एडवाइजर के साथ बात करनी होगी। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। आइए आगे चलते हैं, अब कन्वर्ट करते हैं इसको वापस से वीकली चार्ट पे। अब बात करते हैं कि आज की डेट में किया क्या जा सकता है, और मैं क्या कर रहा हूं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम बात करते हैं यहाँ पे कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो उसके पास क्या ऑप्शंस है, वो सिर्फ इतना ध्यान रखें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो अगर डेफिनेटली वो बैठा है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए है, तो मैं अगर यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ तो एज इट इज मेरी पोजीशंस रहनी चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट है तो सिंपल सी बात है। यहां पर बात करते हैं क्या यहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा दिस इज अ लार्ज कैप स्टॉक, और अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहां से आप मल्टी बैगर रिटर्न निकाल लोगे 5 गुना 10 गुना, तो बिल्कुल नहीं। नॉर्मल रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस है कि जैसे मान लीजिए आने वाले कुछ सालों में आपको 20-25% CAGR से ग्रोथ चाहिए अपने पोर्टफोलियो की, 20 से 25% से CAGR टर्म्स में आपको ग्रोथ चाहिए, या फिर आपको जैसे भी रिटर्न्स चाहिए, तो उसके हिसाब से फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक्यूमुलेट जोन में जा रहा है। किस जोन में जा रहा है, एक्यूमुलेट जोन के अंदर एंट्री करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल एक्यूमुलेट बनता है, बट प्लीज कंसल्ट विद योर एडवाइजर। 20-25% CAGR से अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप देख सकते हो इसको, बट ध्यान रखिए 2 साल हर साल 2 साल बाद रिव्यू करना जरूरी है। ऐसा नहीं 5 साल बाद इसको देखो 20% CAGR नहीं आई, ये हुआ वो, हर 2 साल बाद रिव्यू, साल 2 साल बाद रिव्यू करना है, तो ये चीज नजर आती है। अभी स्टॉक अपने हाई से 25% डाउन हो चुका, लेकिन अब यहां से अगर ऊपर जाएगा ना तो वो 30% ऊपर जाएगा, मतलब यहां से जो पैसा लगा के उधर भी खाएगा तो उसको 30% रिटर्न मिल जाएगा। ये समझ लो फ्रेश इन्वेस्ट वालों के लिए कहानी है। यहां पे बात करते हैं फ्रेश इन्वेस्ट कोई 5 गुना 10 गुना के लिए कर सकता है क्या, 5 गुना 10 गुना हो जाएगा ये स्टॉक? भाई साहब फिलहाल ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं है, ना ऐसी सपने आपको भी पालने चाहिए। फेस करो रियलिटी को कि रियलिटी क्या है। यहां पे बात करते हैं क्या कोई स्विंग ट्रेड है, आंसर इज नो, स्विंग ट्रेड नो, लेकिन बन सकती है। कब बन सकती है, जब स्टॉक इन लेवल्स के आसपास आकर आपको कोई इंडिकेशन देता है, तब देखना कि यहां पे कुछ हो रहा है क्या। तब ये 5500-5600 के आसपास अगर मिले तो, मुझे नहीं पता मिलेगा नहीं मिलेगा, तब एक स्विंग बन सकता है, उसकी बात हम बाद में भी कर लेंगे। अब यहां पे एक बात करते हैं, वन टाइम बाय कर सकते हैं क्या, क्या वन टाइम बाय वाला जोन है क्या, तो आंसर इज नो, बिग नो, आंसर इज नो, वन टाइम बाय वाला जोन नहीं है। हमें नहीं पता बॉटम कहां जाके रुकेगा, कहां करेगा, कैसे करेगा, हमें नहीं पता। हमें इतना पता है 6800 के ऊपर स्टॉक वापस बुलिश हो जाएगा, और जब तक 6800 के नीचे है तब तक स्टॉक टाइम पास जोन में है, कुछ भी कर सकता है। ओवरसोल्ड जोन में भी आ चुका है तो वो टाइम पास करने की तरफ ज्यादा ध्यान देगा। तो ये बजाज फाइनेंस में हमें क्लियर होना चाहिए कि ये उन लोगों के लिए है जो एक्यूमुलेट करने के लिए देखना चाहते हैं और कुछ साल बैठना चाहते हैं,
उनको यहां पर देखना चाहिए। और अगर उनको ये डर हो, क्योंकि कल को 6000 वाला स्टॉक अगर 5000 आता है और अगर आप डर रहे हो तो आप एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हो। स्टॉक गिरा तो अपने हाई से 17% ही है, 17-18%। उसमें अगर आप डर रहे हो, आपकी बाइंग प्राइस से, सॉरी, आपकी बाइंग प्राइस से अगर वो 5000 आता है तो वो गिरा तो 17-18% ही है, और उसमें अगर आप एक्यूमुलेट नहीं कर रहे, डर रहे हो, तो आपके लिए नहीं है। अगर आप एक्यूमुलेट कर रहे हो कि नहीं, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, अपने अपने हिसाब से 10-20 10-20 10-20 करके एक्यूमुलेट कर रहे हो और बैठने की कैपेसिटी है कि मैं लॉन्ग टर्म बैठ सकता हूं, तभी इसको देखा जाना चाहिए, वरना नहीं। क्योंकि जिनको ये लग रहा है कि जियो फाइनेंस बजाज फाइनेंस को इतनी बड़ी टक्कर दे देगा कि बजाज फाइनेंस खत्म हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो। मे बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूं, इस कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में तो जियो भी है, मेरे पोर्टफोलियो में ये भी है, और मुझे लगता है दोनों ग्रो करेंगे। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि जियो जो है बजाज को खा जाएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए आप हमारे साथ वेव एनालिसिस में आइए, जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पे मैं 1 to 1 एक समय में एक इंसान को ट्रेन करता हूं। जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, जहां पे हम वेव एनालिसिस की रिगार्डिंग सारी बातें जो वो करते रहते हैं। और अगर आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डायमंड मेंबरशिप लेके आप हमारे लाइव चैट ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के डिस्कशन करते रहते हैं। और अगर आपको उन चार्ट की एक्सेस चाहिए जहां पे ब्रेकआउट आने वाला है या रिवर्सल आने वाला है और जो हमारे रडार पे होते हैं, तो उसके लिए आपको एसटीपी चार्ट स्कैनर ज्वाइन करना होगा। आई होप ये सारी एनालिसिस आपको समझ आई होगी। वेव एनालिसिस के रिगार्डिंग इस नंबर पे संपर्क करिए या व्हाट्सएप करके आप डिटेल मंगवा सकते हैं। अगले वीडियो मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आज के प्रमोशन का, उसको भी आप जरूर देख लीजिए। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.